तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है। जो इंटरनली हो, जैसे प्रोप्राइटर पार्टनर के बीच में कोई लाइबिलिटी हो तो इंटरनल लाइबिलिटी होती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है जो क्रेडिटर आउटसाइडर हो पर्सन, इसमें आउटसाइडर होते हैं, इसमें इंटरनली पर्सन होते हैं। ठीक है, इसमें आउटसाइडर कौन से हो गए, जैसे क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब आप भी ये सारे वर्ड्स नए नए सुन रहे होंगे। ठीक है, ये धीरे धीरे क्लियर होंगे। बस आप इतना समझ लो कि इंटरनल जो बिजनेस के अंदर जो कोई देनदारी हो तो इंटरनल होती है, जो बिजनेस के बाहर कोई देनदारी हो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स इंटरनल और एक्सटर्नल। अब लाइबिलिटी को हमने क्लासिफाई किया टू कैटेगरीज में, क्लासिफाई किया टू कैटेगरी में। सबसे पहला देखो, इसको हमने क्लासिफाई किया नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। इस और दूसरे को किया हमने करंट लाइबिलिटी। जो नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, इस नॉन करंट लाइबिलिटी का तो मतलब वही हुआ देनदारी। नॉन करंट का क्या मतलब हुआ, नॉन करंट का मतलब हुआ जिसकी देनदारी 1 साल से ज़्यादा हो, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, तो उसके क्या बोलेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी किसे बोलेंगे, जिसकी देनदारी विद इन 12 मंथ हो, मतलब साल के अंदर अंदर हो, तो उसे क्या बोलेंगे, करंट लाइबिलिटी। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसी कौन सी लाइबिलिटी है जो मोर देन 1 ईयर होती है। तो ये आपके नाम देखो क्या होता है, डिवेंचर्स। अब आप सोच रहे होंगे ये डिवेंचर्स क्या होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स क्या होते हैं। लोन देखो मैं आपको बता, बैंक से हम लोन लेते हैं और लंबे समय के लिए लोन हो उसे क्या बोलेंगे, लोन्स। डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर आप एक एफडी की तरह लगा लो, फिक्स डिपॉजिट की तरह। जो मतलब कोई हमें पैसे दे गया तो हमने उसके पैसे चुकाने हैं, चाहे 2 साल बाद 3 साल बाद, तो वो डिवेंचर उसे बोलते हैं। तो उसे ये चीज़ हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। अब आ जाओ करंट लाइबिलिटी में कौन कौन से। अब सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म लोन, जिसके लोन शॉर्ट टर्म साल के अंदर अंदर हमने चुकाने होते हैं, वो लोन शॉर्ट टर्म होते हैं। जैसे बिल्स पेबल। अब आप सोच रहे हो ये बिल्स पेबल क्या होता है। बिल्स पेबल लाइबिलिटी का पार्ट है। आपको पता है जो बिल्स पेबल होता है लाइबिलिटी का पार्ट होता है। जिस पर्सन से हमने पैसे लेने हैं उसको हम लिखती रूप में उससे लिखवा रखा है कि हाँ भी तुम मेरे पैसे देनदारी हो, तो उसको बिल लिखवाया हुआ है, बिल, तो उसको बिल्स पेबल बोलते हैं। और बिल्स पेबल का मतलब होता है एक दुकानदार से हमने कोई चीज़ खरीदी तो हमें उसे बिल दिया और उसे लिखती रूप में ले लिया कि हाँ 2 महीने में तुम मुझे पैसे वापस करोगे। ठीक है, तो जो बंदे से हमने कोई चीज़ खरीदी है तो उससे उसके पास हमारा हमारे पास उसका क्या होगा, बीपी होगा, बिल्स पेबल होगा। क्यों, जब तक अब उसकी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक हम वो हमारा बिल्स पेबल होगा। इसको हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका तो पूरा चैप्टर पढ़ा है। ये अकाउंट्स के ये जो छोटी छोटी टर्म्स आ रही हैं ना, इनके तो चैप्टर बने हुए हैं। ये तो इतना वास्ट लेवल पे समझना है, तो जस्ट एक छोटा सा मीनिंग समझाया मैंने। ठीक है, और क्रेडिटर सिंपल क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर का मतलब होता है हम किसी को पैसे लेने हैं पर शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं क्रेडिटर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर भी लाइबिलिटी का पार्ट है। क्रेडिटर लाइबिलिटी में सारी चीज़ें इनका पार्ट होती हैं। लाइबिलिटी इनका हेड है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो लाइबिलिटी आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे एसेट्स का मीनिंग क्या होता है। एसेट्स, एसेट्स का मीनिंग क्या होता है। सो स्टूडेंट सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊंगा ये एसेट्स का मीनिंग होता क्या है। कहते वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एसेट का मीनिंग है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो फ्यूचर के लिए यूज़ होते हों, फ्यूचर के लिए यूज़ होते हों,
तो उसे क्या बोलते हैं, एसेट। ये मीनिंग है इसका क्लियर कट। जो ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो फ्यूचर के लिए यूज़ होते हो, किसके लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, एसेट्स। सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो एसेट्स क्या है, ये टेंजिबल भी हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे ऐसे कौन से रिसोर्सेज होते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे एसेट्स में बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं जो हमारे फ्यूचर में यूज़ होते हैं, ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स हैं जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दिलाते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, या तो एसेट होगा टेंजिबल, या तो एसेट्स क्या होगा, टेंजिबल होगा, या क्या होगा, इंटेंजिबल। या तो एसेट क्या होगा, टेंजिबल होगा, या क्या होगा, इंटेंजिबल। तो स्टूडेंट देखो, टेंजिबल कैसे होगा, टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, टेंजिबल। जिसको हम नहीं टच कर सकते, नॉट टच, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल। और टेंजिबल में क्या आता है, जैसे बिल्डिंग को हम छू सकते हैं, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इसको हम छू सकते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, टेंजिबल। इनटेंजिबल क्या होगा, जिसको हम नहीं छू सकते, जैसे गुडविल है। गुड, अब सोच रहे हो गुडविल क्या होती है, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, इमेज, कंपनी की इमेज बनी होती है, रेपुटेशन बनी होती है, इसे हम छू नहीं सकते। पेटेंट, पेटेंट अब सोच रहे हो पेटेंट क्या होता है, एक होता है कॉपीराइट। अब सोच रहे हो कॉपीराइट क्या होता है, अब मैं बताता हूँ। कॉपीराइट तो वो होता है जैसे हम कोई बुक लिख देते हैं और बुक कोई और बंदा उसको ना कॉपी करे, तो उसे वो हमारा राइट हम रजिस्टर करवा लेते हैं, उसे बोलते हैं कॉपीराइट। पेटेंट क्या होता है, कोई हमने इन्वेंशन की, तो इन्वेंशन करने के बाद वो हमारी इन्वेंशन कोई और बंदा ना चुरा ले, तो हम उसका भी पेटेंट करवा लेते हैं। तो इन चीज़ों का हम सिर्फ रजिस्टर करवाते हैं, पर ये कोई चीज़, पर्टिकुलर चीज़ कोई सामने नहीं होती। इसको जस्ट ये है कि हम टच नहीं कर सकते, बस इसको क्या है, फील कर सकते हैं, ये चीज़ हमने करवाई है। तो ये पता लग गया आपको, टेंजिबल और इंटेंजिबल। क्लियर कट आपको क्लियर हो गया होगा, टेंजिबल इंटेंजिबल। अब आपको इसमें भी कैटेगरी है। अब इसमें कैटेगरी क्लासीफाई हम कर रहे हैं इसको क्लासीफाइड किया हमने 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स, फिर उसके बाद करंट एसेट्स, फिर फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अब आप सोच रहे होगे कि लाइबिलिटी में भी एक नॉन करंट लाइबिलिटी आई थी, एक करंट लाइबिलिटी आई थी, तो वही चीज़ इसमें है, नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो, उसका जो टाइम पीरियड होता है, उसका टाइम पीरियड 1 साल से मोर देन 1 ईयर। मतलब ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो फ्यूचर के लिए यूज़ हो रहे हैं, जो साल से ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे 1 साल से ज़्यादा क्या यूज़ होते हैं, बिल्डिंग यूज़ होती है, ठीक है। कोई भी हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो एसेट्स होते हैं, ठीक है। कोई भी और लगा लो, बिल, फर्नीचर, लैंड, मशीनरी, ये सारी क्या है, नॉन करंट एसेट्स होती हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाओ, एक होता है करंट एसेट्स जो विद इन 1 ईयर के अंदर यूज़ होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या है, चीज़ है, करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं।
जैसे कैश, कैश का हम एक साल के अंदर ये होते तो कैश एसेट्स होते हैं, कैश कैश हो गया, बैंक हो गया, ये एसेट होते हैं। इसका यूज़ पर एक साल के अंदर अंदर करते हैं हम। जैसे डेटर्स, डेटर अब सोच रहे होगे डेटर्स क्या होता है। अब डेटर हम पढ़ेंगे, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना पूछ समझ लो, इसका मतलब होता है कि किसी से हम पैसे लेने हैं तो उसे हम डेटर्स बोलते हैं, डेटर्स। ठीक है, कोई भी बिल रिसीवेबल, अब ये क्या होता है बिल रिसीवेबल, ये भी किसी से पैसे लेने होते हैं तो उसे बिल रिसीवेबल बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी टर्म्स हैं जो हमें इसमें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको मोटा मोटा क्लियर हो गया होगा कि करंट एसेट में क्या होता है। अब आ जाओ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या होता है। इसको ना कई लोग जो ये मैंने यहाँ पे लिखा है DEBTORS, इसको कई बच्चे बोलते हैं डेप्टर। यहाँ पे यही चीज़ मैं बताता हूँ, इसका नाम डेप्टर नहीं होता, डेटर्स होता है। बी इसमें साइलेंट रखते हैं हम। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश में आपको अकाउंट्स की लैंग्वेज में सीखनी पड़ेंगी। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है ऐसे एसेट्स जिसका हम खर्चा तो एक्सपेंस तो कर देते हैं, बस उसको रिकॉर्ड हम तब करते हैं, एक्सपेंस कर देते हैं, उसका रिकॉर्ड तब करते हैं जब हमें उसमें इनकम होती है, तो इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। फॉर एग्जांपल हम एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट, हमने किसी सेलिब्रिटी को बुलाया, 10 करोड़ की किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करा दी। अब हम 10 करोड़ की अमाउंट एक साथ हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जब तक जो प्रोडक्ट के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट कराई है, जब तक उसकी सेल नहीं होती, उस पर हमें इनकम नहीं होती, जितनी जितनी इनकम होती जाएगी उतने उतने हम 10 करोड़ के खर्चे धीरे 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 करके रिकॉर्ड करते जाएंगे। पर जब तक हमें इनकम नहीं होती हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो इसको क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। तो आई होप आपको फिक्टिशियस एसेट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रिसिप्ट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है। रिसिप्ट का मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में बात है कि रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि कोई अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं, कोई अमाउंट, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, कोई अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं किससे, कोई हमने गुड्स सेलिंग की, कोई गुड्स लगा लो, एसेट्स लगा लो, एसेट सेल की, गुड्स सेल की, और कोई हमने सर्विसेज दी। कोई अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं, रिसिप्ट का मतलब कोई अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं, कैसे रिसीव कर रहे हैं, गुड्स मतलब सेल करके या एसेट सेल करके या कोई सर्विसेज दे के हमें कोई अमाउंट रिसीव हुई, तो उसे क्या बोलेंगे, रिसिप्ट। क्या बोलेंगे, रिसिप्ट। तो इसको हमने कैटेगरी में बांटा, कैटेगराइज्ड, देखो कैटेगरी में बांटा इसको, कैटेगरी दो कैटेगरी में बांटा, देखो कौन कौन सी। एक तो होती है रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट, एक तो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन कौन सी होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसका पहले मीनिंग देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे, इट इज़ द अमाउंट, इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब कोई भी नॉर्मल कोर्स, जिसमें नॉर्मल कोर्स का मतलब क्या है। अब आप सोच रहे होगे कि नॉर्मल कोर्स इसमें क्या आ गया, जैसे जैसे कोई आम चीज़ों से, आम बिजनेस में नॉर्मल चीज़ें गुजर रही हैं, नॉर्मल चीज़ों से हमें कोई चीज़ आ रही है, पैसे आए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू जैसे एग्जांपल से मैं बताता हूँ, कोई हमने सिंपल सर्विसेज दी, कोई हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी, ठीक है, तो उससे हमें कोई चीज़ पैसे अमाउंट अब रिसीव हुई, ठीक है, कोई हमने लगा लो इंटरेस्ट मिला हमें फिक्स डिपॉजिट से, एफडी से कोई इंटरेस्ट ब्याज मिल गया हमें, कोई हमने पैसा इन्वेस्ट किया था कहीं पे, पैसा इन्वेस्ट किया था
तो उससे कुछ पैसा मिल गया, ठीक है। जैसे कोई हमें लगा लो किसी भी चीज़ से हमें सेल की थी गुड्स की, कोई सेल कर दिया हमने गुड्स की, उससे हमें पैसा मिला। मतलब नॉर्मल रूटीन में जो चलने वाले होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, उसे कहा जाता है, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट देखो, इट इज़ द अमाउंट received it is the amount received against transaction which are not revenue in nature। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो रेवेन्यू नहीं होती वो कैपिटल होती है। कोई भी अमाउंट जो हमें रेवेन्यू से नहीं मिलती वो क्या होती है? कैपिटल होती है। अब आप सोचोगे रेवेन्यू तो आपको पता लग गया, ठीक है, ये नॉर्मल कोर्स से हमें नॉर्मल रूटीन की चीज़ों से हमें कुछ आमदन आती रहती है, कुछ ना कुछ पैसे आते रहते हैं। तो ये वो होता है जो रूटीन की चीज़ों से हमें पैसे नहीं आते। जैसे हमने कोई हमारा मकसद कोई जो हमने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी हमने कोई मकसद बेचने के लिए नहीं रखी हुई थी मशीनरी, पर हमने बेच दी। क्यों बेच दी? मान लो मशीनरी इसलिए बेच दी, शायद इसकी टेक्नोलॉजी बदल गई हो या ख़राब हो गई हो, हमने बेच दी। बिल्डिंग हमने बेच दी, पर हमारा मकसद बिल्डिंग बेचना नहीं था। तो कोई कैपिटल की चीज़ हम बेच दे, फर्नीचर हमने बेच दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? कैपिटल में आती हैं। मतलब जो चीज़ रेवेन्यू नहीं है वो कैपिटल होती है। रेवेन्यू जो रूटीन की चीज़ें जो नॉर्मल कोर्स से चलती रहती हैं वो तो रेवेन्यू में चली जाएंगी। बाकी सारी चीज़ें जो हमारा मकसद बेचना नहीं है बट कुछ फिर भी हमें उससे कमाई हो जाएगी, कोई चीज़ हमने बिल्डिंग बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल शिफ्ट्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा कैपिटल शिफ्ट क्या होता है स्टूडेंट्स। अब आ जाओ स्टूडेंट्स, एक होता है एक्सपेंडिचर। एक को क्या होता है? एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर क्या होता है स्टूडेंट? इसका देखो मीनिंग, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट spent or liability incurred for acquiring assets, goods और सर्विसेज। एक्सपेंडिचर का मतलब ही क्या होता है? खर्चा करना। मतलब खर्चा करना, जो खर्चा हम किसके लिए करते हैं? कोई भी हम अमाउंट कहीं हम स्पेंड करते हैं, या फिर कोई लाइबिलिटी है उसको पे करने के लिए, या कोई एसेट के ऊपर हम खर्चा करते हैं, गुड्स के ऊपर गुड्स खरीद रहे हैं उसके ऊपर कोई खर्चा करते हैं, या कोई सर्विसेज के ऊपर हम कोई खर्चा करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर स्टूडेंट वाइडर टर्म होता है, इसमें सारी चीज़ें समा जाती हैं, सारे खर्चे समा जाते हैं एक्सपेंडिचर में सारे खर्चे समा जाते हैं इसमें, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो, चाहे मतलब कैपिटल नेचर का खर्चा हो, चाहे किसी भी नेचर का खर्चा हो, सारे खर्चे इसमें आ जाते हैं एक्सपेंडिचर में। इसको हमने कैटेगरी में बांटा, कैटेगराइज्ड किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसको ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका एक्सपेंस हम कर रहे होते हैं कि जो हमारे प्रॉफिट फ्यूचर में हो। जैसे हमने तो आपको मैंने बताया था, ऐसे परचेज़ कर ली मैंने मशीनरी,
अब जब आपको मैंने कैपिटल का मीनिंग समझा रखा है तो हम सोचेंगे आपको पता है कि कैपिटल क्या चीज़ होती है, तो उसके ऊपर हम जब हमारी पूंजी हम परचेज़ कर रहे हैं मशीनरी, ठीक है, हम परचेज़ कर रहे हैं फर्नीचर, हम परचेज़ कर रहे हैं कोई भी जो बेनिफिट हमें फ्यूचर में हो, ठीक है, हमें पैसा इनकर हो, हमें कमाई करा के देता हो, एक्स वो खर्चे हम करते हैं। कोई हमने मशीनरी खरीदी, परचेज़ कर लिया, हमने मशीनरी खरीद ली, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, प्लांट खरीद लिया मान लो, ठीक है, बिल्डिंग खरीद ली, तो ये सारी क्या है चीज़ें कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाती हैं। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इंकर टू एक्वायर एसेट्स और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जा तो सिंपल सी बात है, जो पहले से ही हमारे पास कोई एसेट्स पई मशीनरी पई है बिल्डिंग में, उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई खर्चा करते हैं, या फिर हम नई चीज़ खरीदने के लिए कोई खर्चा करते हैं, ता जो हमारी अर्निंग्स फ्यूचर में बढ़े हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे कोई हम रूटीन की चीज़ें, जैसे एक्सपेंडिचर कोई बेनिफिट होता है, हम अकाउंटिंग पीरियड के दौरान हम कोई खर्चा करते हैं, जैसे सैलरी पे कर दी, रेंट पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पे कर दी, ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं कि हम बिजनेस को चलाने के लिए मतलब जो डिटेल रूटीन में रेंट पे कर रहे हैं, किसी किराया दे रहे हैं, बिजनेस को आगे चलाने के लिए बिजली का बिल दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, चाय पानी का खर्चा दे रहे हैं, ठीक है, हम इसमें मतलब कोई भी चीज़ जो हम इन छोटे मोटे खर्चे करते हैं, छोटे मोटे खर्चे जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है, ठीक है, जो बिज़नेस को आगे चलाने के लिए हेल्प करे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो डेली रूटीन के खर्चे होते हैं, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने इससे पहले पढ़ा था ना, फिक्टिशियस एसेट पढ़ा था, वही चीज़ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है हम पैसे खर्च कर देते हैं, एक्सपेंस कर देते हैं, बट इसको रिकॉर्ड तब करते हैं जब, इसको रिकॉर्ड तब किया जाता है जब हमें बेनिफिट होता है, बेनिफिट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था एडवर्टाइजमेंट, इसे क्या बोलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपको एक और बात बताना चाहूँगा स्टूडेंट, इसी में एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारी ये फैक्ट्री है, यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे रोड बनी हुई है, और यहाँ पे बहुत सारे मिट्टी है, मतलब कोई रोड नहीं है जहाँ से ट्रक आते हैं हमारी मतलब जाते हैं, तो हमें यहाँ पे भी कुछ नुकसान होता है। हम अपनी तरफ से क्या बना देते हैं, यहाँ पे एक रोड बना देते हैं, यहाँ अपने अपने पैसे खर्च करके यहाँ पे हमने क्या बना दी, रोड बना दी। तो रोड हमने बना दी, तो ये पहले ये हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई, पर इसका खर्चा हम एक बार में ही नहीं रिकॉर्ड कर देंगे, इसका खर्चा हम एक बार में ही नहीं रिकॉर्ड कर देंगे, इसका खर्चा हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब ये सुविधा जो जिस चीज़ के लिए बनाई है उससे हमें बेनिफिट होना चालू कर जाए, बेनिफिट होता चालू हो जाए, तो हम उसका रिकॉर्ड तब चालू करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। उसके बाद आ जाओ स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंस। क्या होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, आप सोच रहे हो एक्सपेंस का मतलब ही खर्चा ही होता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सपेंडिचर का मतलब भी खर्चा था, एक्सपेंस का मतलब भी खर्चा था। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो एक्सपेंडिचर होता है वो वाइडर टर्म है, एक्सपेंस उसका पार्ट है। अब एक्सपेंडिचर में सारे टाइप के खर्चे आ जाते हैं, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे वो डेफर्ड रेवेन्यू हो। बट जो एक्सपेंस होता है वो एक्सपेंस की से में सिर्फ रेवेन्यू नेचर का खर्चा आता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। Expense is the cost incurred for generating revenue। जनरेटिंग रेवेन्यू मतलब जो रेवेन्यू, जो हमने इससे पहले रेवेन्यू पढ़ा था, वही वही नेचर का जो खर्चा होगा उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ों का खर्चा आ जाता है स्टूडेंट्स, जैसे सैलरी हमने पे कर दी, ठीक है, वेजेस हमने पे कर दिया, रेंट हमने पे कर दिया, ठीक है, और डेप्रिसिएशन पे कर दिया। अब आप सोच रहे होगे डेप्रिसिएशन क्या होती है। इसका भी एक, जैसे अब मैं एक्सपेंस समझा रहा हूँ, डेप्रिसिएशन भी समझाऊंगा, इसके आगे मीनिंग में समझाऊंगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होती है। आगे इसका आगे आ जाओ, बैड डेब्ट्स क्या होते हैं। अब आप सोच रहे हो ये बैड डेब्ट्स क्या चीज़ आ गई, ये भी मैं इसका मीनिंग भी समझाऊंगा बैड डेब्ट का, इसी अकाउंटिंग टर्म्स के इसका भी मीनिंग समझाऊंगा। इस ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जिसका कोई मीनिंग ना समझाया जाए, हर चीज़ का मीनिंग है अकाउंट में, हर चीज़ है। जब आपको ये नए नए वर्ड सुन रहे हो आप, क्या बैड डेब्ट्स, ये नए नए वर्ड सुन रहे हो, ये नए नए वर्डों का मतलब आपको डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं, बस इतना समझो कि ये क्या होता है, खर्चे होते हैं। बैड डेब्ट हम मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, जो हमारा पैसा डूब चुका होता है उसे बैड डेब्ट बोलते हैं। डेप्रिसिएशन वो होते हैं जो हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसे जितनी वैल्यू कम होती है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बस ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो आगे आ जाओ कि एक्सपेंस को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। जो मैं अब समझाने जा रहा हूँ ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये दो लैंग्वेज आपको पूरे अकाउंट्स में बार बार देखने को मिलेंगी, ये प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। जिसको ये प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का मतलब नहीं पता ना, वो अकाउंट्स कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे जब तक ज़िंदगी में आप अकाउंट्स करते रहोगे, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग वर्ड आप बार बार देखते रहोगे। तो आपको मैं अब बताने जा रहा हूँ प्रीपेड एक्सपेंस होता क्या है। प्रीपेड एक्सपेंस, तो स्टूडेंट देखो, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि ऐसे एक्सपेंस, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, ये कंपनी है कोई, ये कंपनी है, ठीक है। एक पर्सन की सैलरी, मान लो सैलरी देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मार्च, ये है अप्रैल, ये है मई, ठीक है। हम यहाँ अप्रैल में खड़े हैं, हम अप्रैल में देख रहे हैं। अभी उसने अप्रैल का काम नहीं किया, हम अभी उसने मई का काम नहीं किया। हम किसी बंदे को 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दें, 2 महीने की सैलरी हम किसी पर्सन को एडवांस में दे दें, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। जहाँ हम ये तो सैलरी की एग्जांपल ले ली, कोई भी चीज़ की लगा लो, चाहे हम रेंट, हम किसी का किराया आगे और मंथ का, अप्रैल का, मई का, जून का, हम 3 महीने का एडवांस में पे कर दे, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्लियर हो गया। जो हम अभी हमने काम उसमें नहीं लिया है आगे, पर हम उसकी पेमेंट एडवांस में कर देते हैं, तो किसी खर्चे की हम पेमेंट एडवांस में कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल देके समझाता हूँ, यह है मार्च, यह है अप्रैल, यह है मई। हम यहाँ पे खड़े हैं अप्रैल में, किसी बंदे ने मार्च का काम कर दिया, किसी बंदे ने मार्च का काम कर दिया, अब अप्रैल का काम कर रहा है, पर उस बंदे की हमने सैलरी मार्च की नहीं दी, उस बंदे की सैलरी हमने मार्च की नहीं दी,
सैलरी नहीं दी, पर हमने सैलरी तो देनी है, हम अपनी बुक्स में क्या लिखेंगे उसे, आउटस्टैंडिंग। मतलब कोई खर्चा जो जो जिसका काम पूरा हो चुका है, कोई खर्चा जिसका काम पूरा हो चुका है पर हमने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग। अब जे आउटस्टैंडिंग को हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे क्योंकि हमने उसके पैसे देने हैं। जो एडवांस होगा, हमने एडवांस मतलब अभी ये काम पूरा कराया नहीं फिर भी दे दिया, तो इसे हम एसेट में डालेंगे, ये हमारी एसेट बन जाएगी। जब एसेट्स का मतलब होता है कोई चीज़ का बेनिफिट फ्यूचर में हो। लाइबिलिटी जिसका हम पैसे देने होते हैं उसे हम लाइबिलिटी। अब बस याद रखना, आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं, लाइबिलिटी साइड आते हैं। जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं वो किस में आते हैं, एसेट साइड आते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो मैंने इसमें दो पार्ट बनाए हैं अकाउंटिंग टर्म्स में, आगे तीसरा पार्ट भी बनेगा। अभी एक मतलब 3-4 पार्ट में ये सारे अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे तो बना तो मैं एक ही लेक्चर में सकता था, बट मैं आपको इसको टुकड़ों में डिवाइड करके बना रहा हूँ ताकि जो चीज़ आप पहली बार पढ़ रहे हो पहली बार में आपको धीरे धीरे समझ आएगा। ठीक है, तो हर चीज़ को गहराई में बताने के लिए टाइम लगता है। अब मुझे देखो एक एक पॉइंट बताने के लिए कितना कितना वक्त लगता है। तो यही चीज़ है, हर चीज़ डिटेल में समझोगे तभी जाके आपको कोई चीज़ आएगी। मेरा मकसद सिर्फ किसी चीज़ को याद कराना, रट्टे लगाने नहीं है, मैं हर चीज़ को कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ, यही चीज़ होती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ गया होगा तो कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो के और लाइक करना। तो अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।